तो अब ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज यहीं से शुरू करना है, राइट। सो इधर ना हमने ये समझना है कि आपको मैंने पहले भी समझाया था, बैंक्स आर द वन जिनके साथ ये सारा चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। द प्लेसमेंट लेयरिंग वाला जो प्रोसेस है वो बैंक से इंट्रोड्यूस होता है। फाइनेंशियल सेक्टर में हम अपने पैसे डालकर मनी को लॉन्डर करते हैं, राइट। तो अगर फर्स्ट स्टेज पे ये पकड़ा जाए, क्योंकि उस टाइम पर पैसा अपने सोर्स से बहुत ज़्यादा करीब होता है, राइट, कि भाई गलत एक्टिविटी और पैसा वही बंदा डाल रहा है या उसने किसी और को बोला, तो इट इज़ वेरी नियर टू इट्स सोर्स, सो इट इज़ ईजियर टू होल्ड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल हु हैज़ दिस ब्लैक मनी, करेक्ट। तो इन दैट केस हमने बोला कि सबसे पहले ऑब्लिगेशन या सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन बैंक्स का होता है, राइट। बैंक को क्या बोला गया, ये बॉक्स ही मार्क कर लो ABC। बैंक के ऊपर है कि रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब बैंक्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट वट एवर रिक्वायर्स एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखो, ठीक है। इसके अलावा फर्निश टू डायरेक्टर्स विद इन सच टाइम एज मी प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शन्स वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड इन द नेचर और वैल्यू विच मी एज मी प्रिस्क्राइब्ड। तो हमने ना कुछ बैंक्स ने अपने हिसाब से या बैंक्स ने गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ लिमिट्स रखी होती है कि उसके ऊपर की ट्रांजैक्शन या इतनी नंबर ऑफ़ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कुछ भी होंगी तो हम लोग उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे, और उसके रिपोर्टिंग के हिसाब से हम लोग वो लोग बोलते हैं कि भाई हाँ आप इतना पैसा रिपोर्ट कर दो, आपको लगता है 2 करोड़ के ऊपर की ट्रांजैक्शन है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, रिपोर्ट इट, राइट। तो ये फर्निश टू द डायरेक्टर विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, बेनिफिशियल ओनर्स एज वेल एज अकाउंट्स। कि वो KYC नहीं करवाते वो लोग स्पेशली आपसे, तो वो पूरा डेटा रखते हैं कि भाई कौन एग्जैक्टली हमारा क्लाइंट है, किसके पास कौन किस अकाउंट से इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो दे विल कीप अ प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल क्लाइंट्स, राइट। तो ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन आ गया। उसके अलावा यहाँ पर ये सेम चीज़ें लिखी हुई है, सिमिलर है, बस तुम देख लो। 12(2) बोलता है एवरी इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड फर्निश्ड और वेरीफाइड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ विद टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जो भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हो कॉन्फिडेंशियली केप्ट करना। उसके बाद 12(3) बोलता है कि कम से कम 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आप वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करोगे, मिल रहा है, मार्क करो। उसके अलावा शैल बी मेंटेन्ड वो प्रॉपर 5 ईयर, सेम लिखा हुआ है। एंड देन यू हैव, हाँ ठीक है, सेक्शन 13 लास्ट पैराग्राफ मार्क करो, स्टेट्स दैट द डायरेक्टर में ईदर ऑन इट्स ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी अथॉरिटी कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, मेक सच इंक्वायरी, कॉज सच इंक्वायरी टू बी मेड। तो वही वो प्रॉपर चाहे तो और रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, राइट। डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से भी तो कराओ, इधर डायरेक्टर से सेम ही है, फाइन लगा देगा, इतना नहीं ना। मेन तुम्हें वही चाहिए कि भाई डायरेक्टर बोलता है कि ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, तुम नहीं मेंटेन किया तो फाइन। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज, समन सर्चेज एंड सीजर्स। तब यहाँ पर एजुडिकेशन, समन्स, ये सब जो है ये कोर्ट, समन सर्च सीजर्स जो ये सब है, ये सब ये कोर्ट ऑर्डर करती है। तो बाय द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या बाय द पावर ऑफ द कोर्ट्स आपके ऊपर समन्स या सर्चेस कुछ ऑर्डर किए जा सकते हैं अगर हमें लगता है कि तुम कोई भी तरफ से यू आर अ पर्सन हु इज़ मे बी बिहाइंड दिस मनी लॉन्ड्रिंग, या आप कुछ गलत काम कर रहे हो, करेक्ट। तो सेक्शन 16 एम्पावर्स एन अथॉरिटी टू एंटर और हैव रीजन्स टू बिलीव दैट, सॉरी, on having reasons to believe that an offence has been committed any place within the limits of the area assigned to him in respect of which he is authorized, requires such authority to place marks of identification on the records inspected by him and make or cause extracts copies। तो कुछ नहीं, ईजियर यही है कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज़ को पावर दी हुई है कि आप जाकर सर्च सीजर कर सकते हो, अगर उनको लगा कि ये वहाँ पर सर्च सीजर करना ज़रूरी है या वहाँ पर कोई भी तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो लोग सर्च सीजर ऑर्डर करते हैं, ठीक है। वो अथॉरिटीज़, हाँ ठीक है, वो कंडक्ट करते हैं जाके। अथॉरिटी कोई भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होएगा, अथॉरिटी उन्होंने बोल दिया ना, कोई तो भी हो सकता है, हाँ ठीक है। हाँ एक्सट्रैक्ट्स लेकर आ सकते हैं, कॉपीज़ बना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, राइट।
So section 18 of the act deals with the search of persons and provides that if an authority authorized in this behalf by the central government or by has reasons to believe that any person has secreted about his person or anything under his possession, ownership or control which may be useful or relevant under the proceedings of this act, he may search that person as well. मतलब तुमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किए पर तुम्हारे पास वो खबर है जिसके मदद से हम किसी और बंदे को पकड़ सकते हैं, ठीक है. हमें लगता है कि यू हैव द इन्फॉर्मेशन, इसको साइलेंट कर दे, यू हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, करेक्ट. तो इन दैट केस हम ये बोल देंगे कि वो इंसान के ऊपर भी सर्च सीजर का किया जा सकता है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है. नहीं, हमें लग रहा है कि जिसके पास इन्फॉर्मेशन है और वो दे नहीं रहा. ओके. मुझे लगता है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और तेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो इस पर तो सर्च सीजर करूँगी मैं. पर अगर मुझे लगता है कि तुझे पता है और तू बता नहीं रहा और आई हैव अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट इट विल हेल्प मी विद माई प्रोसीडिंग्स, आई कैन ऑल्सो कंडक्ट अ सर्च ऑन योर एंटिटी. ठीक है. पावर ऑफ अरेस्ट, फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स मार्क कर लो. द एक्ट स्टेट्स दैट इफ द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर इन दिस बिहाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी हैज़ द पावर, हैज़ ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल इन हिज पोजेशन रीजन्स टू बिलीव दैट द पर्सन के पास जो राइट वो है मतलब इन्फॉर्मेशन या गिल्टी है वो ऑफेंस का. थर्ड लाइन, दैट एनी पर्सन हैज़ बिन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ही मे अरेस्ट सच पर्सन एज सून एज मे बी इन्फॉर्म हिम विद द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट. अरेस्ट करेगा और साथ के साथ उसको बता देगा कि हमने तेरे को एग्जैक्टली क्यों अरेस्ट किया है. यहाँ तक समझ में आए. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, यही लोग डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर शैल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट ऑफ सच पर्सन forward a copy of the order along with the material in his possession referred to in this section to the adjudicating authority. जैसे ही हमने उसको अरेस्ट किया, उस अरेस्ट का ऑर्डर साथ में उसके पास हमें जो जो एविडेंस मिले वो सब कुछ हम एक सील्ड एनवेलप में डाल के एडजुडिकेशन अथॉरिटी को भेज देंगे. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन? जो भी रेलिवेंट कोर्ट है इस एक्ट के अंदर. ठीक है. इन द सील्ड एनवेलप इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and the such adjudicating authority shall keep such order and maintain for such period as may be prescribed. तो उसके बाद एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होगी ना, वो उसको प्रॉपरली वो जो भी ऑर्डर उसको पास करना होएगा, मटेरियल उसको सीज करना होएगा, जो भी एक्शन उसको लेने होंगे वो एज में प्रिस्क्राइब ले लेगी. ये चैप्टर में तुम लोग रीड करोगे तुम्हें मुश्किल लगेगा, बट दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है. डायरेक्टर बोल दिया, कोई है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन, क्वालिफिकेशन क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता. तो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड. यू कैन राइट इट एनी पर्सन, एनी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड इन, हाँ, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस रिगार्ड. कौन सा कोर्ट है, कुछ नहीं. एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऊपर कोई है नहीं, राइट. तो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू लर्न. यहाँ तक डन है. थर्ड पैराग्राफ, जैसे ही बंदा अरेस्ट होएगा within 24 hours he has to be taken to a special court और जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज अ केस में भी. ये तो तुमने पढ़ा भी है, जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा है, CRPC में भी होता है कि जैसे ही बंदा अरेस्ट होता है 24 घंटों के अंदर अंदर उसको पेश करना होता है ना मजिस्ट्रेट के आगे. तो बस वही डन, बस इतना चलेगा. नेक्स्ट पेज पर आओ, सीधा नेक्स्ट टॉपिक आओ, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है. अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी तुम्हारी वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड अंडर दिस सेक्शन या फ्रोज़न कैसे करते हैं हम लोग, अकाउंट्स फ्रीज़ कर सकते हैं. तुम्हारा बैंक अकाउंट सीज तो नहीं कर सकते पर उसको फ्रीज़ कर सकते हैं कि तुम उसमें डील ना करो. मूवीज़ में भी कहीं मैंने सुना है ना, सारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रखा है. तो ये सारा वो कर सकते हैं अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक एविडेंस है या रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग उनके पास है कि हमने क्यों ऐसा किया है, राइट. दे आर ऑथराइज टू डू सच एक्ट, तो वो कर सकते हैं. For a period, second third last line, for a period not exceeding 180 days from the day on which such property was seized or frozen as the case may be. Done. ठीक है. उसके बाद the officer authorized immediately after he has passed an order for retention or continuation of freezing the property forward a copy of the जो भी material along with to the authority in sealed envelope. ये सेम है. आपने बंदे का प्रॉपर्टी सीज किया, उस सीजर का ऑर्डर साथ के साथ क्या मिला उसका एविडेंस वापस से एनवेलप में डाल के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दो, पता ही चल गया. थर्ड, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन 1, यानी कि 180 डेज खत्म हो गए, राइट. द प्रॉपर्टी शैल बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम होम सच प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड. यहाँ तक समझ में आया. ठीक है. हुज प्रॉपर्टी वॉज ऑर्डर टू बी फ्रोजन अनलेस
द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी परमिट्स रिटेंशन और कंटिन्यूशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सच प्रॉपर्टी बियॉन्ड द सेट पीरियड। अगर आपको लगता है कि आपको लंबे टाइम के लिए फ्रीज करनी है तो आप अथॉरिटी की परमिशन लेकर फ्रीज और लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी कैन ऑर्डर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रिटेंशन इफ़ इट डीम्स फिट। आया समझ? आ गया। फोर्थ पॉइंट में द अथॉरिटी बिफोर ऑथराइजिंग रिटेंशन, यानी कि 180 से ऊपर का टेंशन अगर वो रिटेंशन अगर वो ऑथराइज कर रही है, ठीक है, तो सेकेंड लाइन, ही शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ द प्रॉपर्टी इज प्राइमा फेसी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड द प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एजुडिकेशन। आया? अगर वो लंबे टाइम के लिए कर रही है तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से हाँ ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और हाँ ये प्रॉपर्टी केस के पूरी प्रोसीडिंग्स में काम आएगी। ठीक है। डन। फिफ्थ, आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, अब सब कुछ सीज था, फिफ्थ पॉइंट में कॉन्फिस्केशन आया है, समझ रहे हो? तो अब कॉन्फिस्केट हुई है, राइट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी जब सीज होती है ना तो वो रिटर्न होने वाली होती है। कॉन्फिस्केट मतलब अभी प्रॉपरली जब्त हो गई, कभी भी वापस नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर पासिंग दी ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन मतलब पूरा केस तुम्हारा चला, 180 डेज से ऊपर हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज करके रखी, केस की सुनवाई हुई, केस की सुनवाई में पता लगा कि सच में तुम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो और तुम्हारे ऊपर ऑर्डर पास कर दिया कॉन्फिस्केशन का, राइट। तो आफ्टर पासिंग दी ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन द स्पेशल कोर्ट शैल डायरेक्ट द रिलीज ऑफ ऑल प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग टू द पर्सन फ्रॉम हुम सच प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड और द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे और जो प्रॉपर्टी उनको लगता है कि इन्वॉल्व नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में उसको रिटर्न कर देंगे। नहीं, जो प्रॉपर्टी चीज़ होती है प्रॉपर्टी वो चीज़ नहीं होती जो मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई है। हाँ, पर अभी तो केस चल रहा है ना, अच्छा, तो केस में पता लगेगा कि मान ये ज़मीन है ये ख़राब है, पर ये ज़मीन है ये ख़राब नहीं थी, जो ठीक होगी वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट पेज। ये पॉइंट छोड़ना, ये पॉइंट क्या है पढ़ लो। वेर एन ऑर्डर ऑफ रिलीजिंग द प्रॉपर्टी हैज़ बीन मेड बाय द स्पेशल कोर्ट, मतलब जो प्रॉपर्टी हमको सही लग रही थी वो रिलीज़ कर दी, राइट। तो द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ में विदहोल्ड द रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी। विदहोल्ड मतलब ऑर्डर कर दिया है रिलीज़, पर डायरेक्टर के पास पावर है कि अभी भी वो 90 दिन के लिए उसको रख सकता है, ऑर्डर के बाद भी। देखिए, लिखा है ना, जब ऑर्डर हो गया है द डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ में विदहोल्ड द रिलीज़ को विदहोल्ड कर दिया उन्होंने ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम डेट ऑफ द ऑर्डर इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट सच प्रॉपर्टी इज़ रेलिवेंट फॉर द अपील प्रोसीडिंग अंडर दैट। उसको लगता है कि अपील कर सकते हैं, हम लोग आगे अपील करके ये प्रॉपर्टी भी जब्त करवा सकते हैं, तो फिर वो बोलेगा कि 90 दिन के लिए हम लोग कम से कम इसको विदहोल्ड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वैसे भी अपील तुमने 90 दिन 45 डेज ऐसे में ही करनी होती है ना, तो वो 90 दिन का टाइम होगा। आया समझ? नेक्स्ट तुम्हारा है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 21 डील्स विद रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जहाँ पर तुम्हें बोला हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी होएगी, अब तक हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि 180 डेज तक प्रॉपर्टी सीज़ हो रही है, फिर उसको सीज़ कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रिकॉर्ड में क्या हुआ, तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो एविडेंसेस जो हैं तुम्हारे, वो सब हम लोग रख सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, राइट। तो रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स में तेरा अगेन वही है, सेम चीज़, लास्ट लाइन देख अगेन 180 डेज तक का आप उनको भी फ्रोज सीज करोगे, राइट। समझ आया? रिकॉर्ड का भी वही है, इसका भी वही है। अब आगे के पॉइंट्स थोड़े से अलग होंगे, क्या कि आपने जो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नहीं, जो रिकॉर्ड सीज़ किए थे, जो एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट सीज़ किए थे, उनका आप कॉपीज़ ले सकते हो, राइट। आपको 180 डेज बाद बुक्स तो रिटर्न करनी पड़ती है ना, अगर ऑर्डर हो गया तो, राइट। तो एटलीस्ट आप मतलब कंपनी अपने पास कॉपीज़ उसकी, हाँ, उसको फोटो कॉपी कर लेंगी, अपने पास कॉपीज़ रख लेंगे, ठीक है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड आप रिटर्न कर दोगे, अनलेस अथॉरिटी बोले कि नहीं इनको सीज करके रखना ज़रूरी, जैसे प्रॉपर्टी में हो रहा था कि हम 180 डेज खत्म हुए, हम रिटर्न कर देंगे। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन स्टिल डिसाइड टू रिटेन इट इफ़ रिक्वायर्ड। अगेन फोर्थ पॉइंट वही लिखा हुआ है,
अथॉरिटी बिफोर ऑथराइजिंग रिटेंशन और कंटिन्यूएशन सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि वो ज़रूरी है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आफ्टर पासिंग दी ऑर्डर रिलीज द रिकॉर्ड्स, और लास्टली 90 डेज़ के लिए विथहोल्ड कर सकते हैं। सेम थिंग विद द प्रॉपर्टी, सेम थिंग विद द रिकॉर्ड्स। ठीक है। आ गया समझ? प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट डील्स विद प्रिजम्पशंस इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। प्रिजम्पशन मतलब हमने अपने आप से अज्यूम कर लिया। इंटरकनेक्टेड मतलब मान लो मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मैंने करी और साथ में मैंने तुझसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे पास ख़राब पैसा है, मैंने तेरे से प्रॉपर्टी खरीदी है, हम एक बार के लिए प्रिज्यूम करेंगे कि तुझे पता है कि तू इन्वॉल्व है। हाँ, तेरे को साबित करना पड़ेगा कि मैंने था इन्वॉल्व, राइट। तो हम प्रिजम्पशन किसके ऊपर आता है ये पढ़ना है। देख कि विद प्रिजम्पशन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड्स दैट व्हेन मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स 2 or more transactions and 1 or more such transaction is or are provided to be involved in money laundering, then for the purpose of adjudication or confiscation it shall be presumed that the remaining transactions form part of the transaction unless otherwise proved। कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, इनोसेंट इंसान को अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग एक बार के लिए प्रूव कर लेंगे कि ये सारी ट्रांजैक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है। एपेलेट ट्रिब्यूनल एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसकी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो ऊपर जाओगे। अब ना एजुडिकेटिंग का तो नाम नहीं बताया कि कौन सी होती है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल का भी कुछ खास नाम नहीं बताया, बोला एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाना। ठीक है। मुझे भी लगा। पता नहीं। बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स शैल बी द एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स। अच्छा ये अब यहाँ पे दिए हुए हैं, सेकंड पैराग्राफ मार्क करो। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरेन प्रॉपर्टी फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये एपेलेट ट्रिब्यूनल माने जाएंगे फॉर हियरिंग। इनके इस एक्ट के अंदर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल होगा, वो माना जाएगा। ठीक है, आया समझ? चलो नेक्स्ट, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में बोला हुआ है कि डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पेशल कोर्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इन कंसल्टेशन चीफ जस्टिस। अच्छा ठीक है, स्पेशल कोर्ट का क्या मतलब होता है ना, हम ना ऐसे बोलते हैं हर बार कि आप एक कुछ कोर्ट्स डिसाइड करो कि यही कोर्ट हमारी बात सुनेगी, मतलब हमारे केसेस सुनेगी, राइट। जैसे अलग से कोर्ट जुडिशरी सिस्टम नहीं बना देते हैं, हम किसी एक एग्जिस्टिंग कोर्ट को ही एक स्पेशल दर्जा दे देते हैं कि तू भी इस बारे में बात सुन लेना। ठीक है, आया समझ? एक मान ले एक मिस्टर कुछ कुमार है, वो बंदा वैसे हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का लेवल पे बैठता है और वो केसेस सुनता है, उसको ही हमने बोल दिया कि तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी सुनेगा, तो इस एक्ट के अंदर तेरा कोर्ट स्पेशल कोर्ट भी माना जाएगा। ये स्पेशल कोर्ट की डिमांड कौन करता है, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है? नहीं, वो एक्ट के अंदर बोला हुआ है कि ये कोर्ट में सुनवाई होगी। अच्छा, एक्ट में बोला हुआ है ये कोर्ट में सुनवाई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है या अलॉट करता है स्पेशल कोर्ट को विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं, मुझे याद नहीं है बट वही होगा। दिस एक्ट में बोला विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 43(1) एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इन कंसल्टेशन विद वही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 1 or more कोर्ट ऑफ सेशन एंड स्पेशल कोर्ट। तो तुम्हारे हायरार्की होती है ना कोर्ट्स की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सुना है तुमने, है ना। सबसे पहले सेकंड क्लास होती है, पहले उसके पहले भी होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर असिस्टेंट सेशंस कोर्ट, फिर सेशंस कोर्ट, ऐसे। हाँ नहीं, ये सारे हाई कोर्ट के अंदर हैं। हायरार्की होती है, ठीक है, ये सारी हायरार्की होती है। अब इन हायरार्की के हिसाब से ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि भाई इस सेशन कोर्ट के पास 2 साल से ऊपर की सज़ा देने की पावर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसके पास इससे कम की सज़ा देने की पावर है। तो कोई एक मतलब है ना, और ऐसा नहीं होता कि सेशन कोर्ट मतलब एक ही कोर्ट है। सेशन कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे कोर्ट रूम्स हैं, एक जज नहीं बैठता है ना, कम से कम 25, 50, 70 जज बैठते हैं एक हाई कोर्ट में। पता है तुमको ये कि नहीं पता है? नहीं, जो सेशन कोर्ट होती है वो तो अलग नहीं होती है, मतलब हाई कोर्ट के बीच में खड़ी होती है, अंदर ही तो है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट सब साथ में ही तो है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो अलग है, राइट है, तेरी बात सही है, पर यहाँ पर हम वैसे बोल रहे हैं
कि मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट एक साथ देखिए, हाई कोर्ट अलग है कैसे? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट तेरी बात ठीक है, एक बात है, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब ऐसे अलग अलग कोर्ट रूम्स होते हैं ना, समझ रहे हो कि एक ही आदमी नहीं, तुम एक बिल्डिंग में जाओगे तो वहाँ पर एक रूम में और एक रूम में एक जज बैठा, ऐसा नहीं होता ना। कम से कम जैसे हाई कोर्ट का एग्जांपल दे रही थी कि 70 जज कम से कम होते हैं वहाँ पर, तो हर जज का एक कोर्ट रूम होगा, हर कोर्ट रूम में सुनवाई हो रही होगी, राइट। उसमें से किसी एक कोर्ट रूम के किसी एक जज को हमने बोल दिया कि तू स्पेशल कोर्ट भी संभाल। अगर ये सब समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो ये मान लो कि बस इस हाई कोर्ट, इस एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड टू हियर अपील्स और हियर केसेस, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, कौन किसका दर्जा, स्पेशल कोर्ट का दर्जा क्या होएगा, कोई भी कोर्ट जो सेशन के ऊपर होएगी ना, उनको सेशंस कोर्ट के ऊपर होएगी, उनको स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, और इन लोगों को बनाया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, तो वही बोला हुआ है कि शैल बी ट्राइबल ओनली बाय, ये वाले इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस है वो सिर्फ स्पेशल कोर्ट सुनेगा, और फॉर द एरिया इन विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। फिर ऑफेंसेस जो सारे होंगे वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे, सुने हैं। कॉग्निजेबल मतलब सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, वारंट नहीं चाहिए होता, और बेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन बेलेबल होते हैं मतलब वारंट चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए। हाँ, अरे उल्टा बोल रहा है, अच्छा ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है, वारंट चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए, और ये नॉन बेलेबल होते हैं, राइट। तो नॉन बेलेबल का मतलब क्या हुआ, बेल हो जाए ऐसे नहीं तुम जिंदगी भर अंदर रहो, तुम लोग FIR करके पुलिस से वापस नहीं आ सकते हो। तुम्हें अगर बेल चाहिए तो पहले कोर्ट जाकर सुनवाई होकर फिर बेल होती है, ठीक है। ठीक है, नॉन बेलेबल का ये मतलब नहीं है कि बेल नहीं होगी, नॉन बेल का मतलब ये मतलब होता है कि बेल आफ्टर ट्रायल, ठीक है। कभी भी ये मत लिखना, नॉन बेल मतलब बेल आफ्टर ट्रायल, ठीक है। उसके बाद इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, तुम ये पढ़ लेना। पर अगर वो सिक इन्फॉर्म है ना, जैसे 16 ईयर से कम है, या कोई बंदा बीमार है, या मेंटली अनस्टेबल है, या वुमेन है, तो इन लोगों को बेल मिल जाती है, ऐसा होता है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम अपने आप पढ़ोगे। उसके अलावा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस, वही इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शंस दे सके, यहाँ तक, ठीक है। एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज़, हमारे कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब जो हैं वो ग्लोबली एग्रीमेंट्स एंटर करती हैं, राइट, ताकि हम लोग सारे मिलकर एज अ ग्लोब, एज अ वो पूरा एंटायर नेशन, सब लोग मिलके मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें, ठीक है। अलावा असिस्टेंस टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अ कोर्ट और कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब ये सारे इकट्ठे मिलके मत कर रहे हैं कोशिश, नॉट इम्पॉर्टेंट। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी वही है कि भाई हमने अगर यहाँ पर कुछ फॉर प्रोसेसेस एंड असिस्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, अच्छा ठीक है, कि मतलब अगर मनी लॉन्ड्रिंग कोई बड़े ग्लोबल लेवल पर हो रही है, तो हमारे पास एक एक्यूज्ड है, हम किसी को दूसरी कंट्री में भेजेंगे, या वो वाला बंदा हमें यहाँ पर भेजेगा, तो आपस में उनकी कोई एग्रीमेंट होगी, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो, इतना मेरे को लग भी नहीं रहा कि पढ़ाना चाहिए मुझे यहाँ तक, ठीक है। ये जानो तो बाकी अथॉरिटीज़ आ जाओ। अंडर PMLA नाम दिए हुए उन्होंने, वही डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सारे। PMLA क्या है? अरे चैप्टर जरा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ अथॉरिटीज़, जुरिस्डिक्शन डिवाइड की गई है एज पर टेरिटोरियल, क्लासेस ऑफ पर्सन, केसेस और सबके हिसाब से। अटैचमेंट सीजर तुमको मैंने पहले ही समझा दिया, वही 180 डेज़ और ये सारा एग्जैक्ट सेम है। नेक्स्ट आ जाओ, RBI के ने बैंक्स को बोला हुआ है कि तुम प्रॉपर KYC करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, रेगुलेटेड एंटिटीज़ मार्क करो, ये पूछा हुआ है। डेफिनेशन, रेगुलेटेड एंटिटीज़ मतलब वो एंटिटीज़ जिनको प्रॉपरली हमने नज़र रखी हुई है कि यहाँ से ही सारा काम धंधा शुरू होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, इन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे उल्टे पुल्टे काम करते हैं, मतलब ये सारे नहीं करते हैं, इनके थ्रू वो लोग काम करते हैं, राइट। सो दे आर रेगुलेटेड, कि इन पर हमने ज़्यादा नज़र रखी हुई है कि इनको प्रॉपरली रखें, क्योंकि यहीं से सारा पंगा हो जाएगा, राइट। फिर KYC, रेगुलेटेड एंटिटीज़ को बोला हुआ है कि तुम्हें प्रॉपर KYC करनी है, उनको कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बनानी है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट करना है,
राइट? आ रहा है ना समझ? इसको रीड करना पड़ेगा तुमको अच्छे से, एक एक चीज़। इफ़ यू वांट टू रीड, तो इतना स्पून फीडिंग में क्या करूँ यार? तुम लोग पढ़ोगे तो मेहनत करना पड़ेगा ना। आ रहा है, बात समझ आ रही है? कोई डाउट है अब तक? ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा है, ये भी रीड मार्क कर लो, FIU पढ़ाना है मुझे। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, राइट? अब जैसे हम नहीं बोलते FBI है होते हैं बाहर, वो रहने दो। इंडिया में हम लोग क्या होते हैं, इंटेलिजेंस यूनिट होता है, ED की रेड पड़ती है, ये सब अलग अलग हम देखते हैं ना। अब इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो मनी लॉन्ड्रिंग को केटर कर रही है, उसका ध्यान रख रही है, राइट? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया इज़ द सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर receiving, processing, analyzing and disseminating information relating to suspect financial transactions to enforcement agencies and foreign FIUs। वो लोग के पास ये एक ऐसी एजेंसी है सेंट्रल लेवल पर बनाई हुई, जो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस यूनिट है, जो नज़र रखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और अगर उनको कोई भी तरफ से कहीं से भी कोई जानकारी आती है कि कुछ पंगा हुआ है, तो ये लोग फिर इवेंचुअली जाकर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जो भी रेगुलेटेड पार्टी होगी उसको वो इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर फ़ॉरेन का हमको कि बंदा लगता है कि कोई ग्लोबल लेवल पर कोई जर्मनी से बंदा आया है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, या वो यहाँ पर आके भाग के आया है, तो हम फॉरेन एंटिटीज़ को बताएंगे। तो वॉट एवर दे आर द सेंट्रल एजेंसी जो ये सारा काम कर रही है। आ रहा है समझ सारा दोनों को? आ रहा है। ठीक है, so they do this. Financial Intelligence Unit was set up by the Government of India via dated November 2004 as the central national agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information. ठीक है, फिर FIU IND is also responsible for coordinating and strengthening the efforts of national, international intelligence and enforcement agencies in pursuing the global efforts. ठीक है, उसके अलावा सेकेंड लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की, FIU is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council headed by the Finance Minister। ठीक है, फंक्शंस देख लो, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, वायर टैपिंग, ये सब वो लोग सब कुछ करते हैं। ठीक है, उनको जहाँ जहाँ का पंगा लग रहा है वो वहाँ से अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करेंगे, सस्पिशन है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई पैटर्न है, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है, एनालाइज किया, उस इन्फॉर्मेशन को रेगुलेटेड जो रिस्पेक्टिव बंदे होंगे उनको शेयर किया। एक्ट एज सेंट्रल रिपोजिटरी मतलब एक तरीके का लॉकर, इन्फॉर्मेशन का लॉकर। ठीक है, कि यहाँ पर सारा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, तो दे एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन करते हैं, रिसर्च एनालिसिस करते हैं। ठीक है, राइट? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यू विल गिव इट अ रीड। ED का कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट एन एनफोर्समेंट बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टिगेशंस करती है और क्राइम्स में वही वायलेशंस और ये सब का ध्यान रखती है कि भाई जो भी है। ठीक है, और लास्ट वाला कट कर दो पैराग्राफ, खत्म चैप्टर।